प्रोग्राम हरफ राज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जो है वफाकी हुकूमत ने नैब के इख्तियारात को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से नैब ऑर्डिनेंस में 31 तरमीम भी की गई हैं। ये तरमीम क्या है, इससे होने क्या जा रहा है, किसको फ़ायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, इस पर बात कर लेते हैं। और ये सब 31 तरमीम तैयार कर ली हैं। देखें, 31 दिन के अंदर ये पहला फैसला है जो कि शहबाज गवर्नमेंट ने किया है। ये उनकी कारकर्दगी की सबसे अहम तरीन लाभ। एक तो ये कमेटी बनाई उन्होंने। बुनियादी तौर पर जिस चीज़ से मुझे इख्तलाफ है और वो है कि सिविल सर्विसेज रूल्स आए थे 2020 में। उस रूल्स के तहत बड़ी काफ़ी मेहनत के साथ बहुत बड़ी एक ग्रुप था सिविल सर्विसेज का, उन्होंने उसके रूल्स बनाए थे कि सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उसके अंदर दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो नाअहली बहुत ज़्यादा आ गई है कि जो अहल है नाअहल है उसकी अगर सिफारिश है, पोलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे चल रही है, अगर नून लीग का बंदा है तो उसके दौर में अच्छी पोस्टिंग ले लेगा, अगर पीपल पार्टी का बंदा है तो उसके दौर में अच्छी पोस्टिंग ले लेगा। और दूसरी अहम तरीन चीज़ उनके अंदर ये आई थी कि वो अपना उनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनको कैसे रोका जाए, अच्छा। उसके प्रमोशंस को कैसे ख़त्म किया जाए, उनको कैसे उनको इंक्वायरीज की जाएं और कैसे उनको कबल वक्त रिटायर कर दिया जाए, ताकि भाईजान रात छुट्टी करो, काफ़ी हो गया। दुनिया पूरी के अंदर रिवार्ड एंड पनिशमेंट होती है। ये एक नहीं होता कि आप एक दफ़ा बिल गेट्स की कंपनी में हुए तो जब तक बिल गेट्स आपको फारग नहीं करता आप उसी में रहें। आप टीवी में देख लें, आपका शो अगर उसकी रेटिंग नहीं आ रही, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही, आपका लहजा ठीक नहीं है, आपको लोग कबूल नहीं करते, तो कहते हैं जनाब आपको और काम करें, ये आपका काम नहीं है। लेकिन ये सिविल सर्विस में क्या है कि आपने एक इम्तिहान पास कर लिया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल गया कि आप 22 ग्रेड में तक पहुंचेंगे और 22 ग्रेड पे जाकर रिटायर होंगे, बेशक आप कुछ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 22 ग्रेड पे नहीं पहुंचेंगे, आपके हाथ में, आपके इस कलम के हाथ में अरबों रुपया है इस कौम का, टैक्स पेयर्स का आ रहा है, आप डिसीजन कर रहे हैं, आपके हाथ में एक कौम के आम आदमी की किस्मत आ रही है, आप उसको 7 साल के लिए जेल भेज रहे हो, आपको 3 साल के लिए जेल भेज रहे हो, आप उसके अरबों रुपए की जायदाद के फैसले कर रहे हो, आप उसके कस्टम्स ड्यूटी जो है वेव ऑफ कर रहे हो, कस्टम ड्यूटी रख रहे हो, आप बाहर फॉरेन ऑफिस में जा रहे हो, आपके हाथ में सीक्रेट कोड है, आप उसको बेच सकते हो, आप मुल्क के साथ गद्दारी कर सकते हो, क्या क्या कुछ है उसके अंदर। तो आपको हर लम्हे चेक करना चाहिए था कि आपकी हालात कैसे हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने 2020 का जो ऑर्डिनेंस है आज उसको शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लाडले जो हैं वो हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और उनके लाडले हैं ब्यूरोक्रेसी। मैं गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से कहता, 32 साल मैंने इस ब्यूरोक्रेसी में गुजारे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तमाम तर बुराइयों, पाकिस्तान के अंदर करप्शन, पाकिस्तान के अंदर बदयांती की बुनियादी, मैं ये नहीं कहता 100% ये करते हैं, लेकिन अगर 100 रुपए की करप्शन है तो उसके 80% के जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि सियासतदान आखिर दम तक मर जाता है, उसको फाइल पढ़नी नहीं आती। अच्छा, जाहिर बात है उसके सामने आपने बनू के रखा, ये किया वो किया, सारा कोई ब्यूरोक्रेसी एक फाइल बनाई, आप ब्यूरोक्रेसी को उसका मिजाज पड़ती है कि क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से वो फाइल बना के उसके सामने रख देती है। इसी तरह जर्नैल जब आते हैं तो उनको कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं। आप जब शरफ आया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उन्होंने कहा था कि आप हमारे जो कर्नल हैं ना टीम से, इनको आप ज़रा वो बता दें कि रेवेन्यू के बारे में ब्रीफिंग दे दें। तो कोर कमांडर साहब थे, उन्होंने कहा ब्रीफिंग जब दे लें 2 घंटे बाद तो मेरे पास आ जाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या सूरत है, हम लेट्स हैव कप ऑफ टी और कॉफ़ी। मैं चला गया, उन्होंने मुझे बातें करते करते कि आपने इनको अपना पटवारी की 2 नंबरियाँ बता दी हैं। तो मैंने कहा मेरी 20 साल नौकरी हो गई है, मुझे खुद नहीं समझ आई कि उसकी 2 नंबरियाँ क्या होती हैं, क्या। अच्छा। इतना कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है कि जर्नैलों को भी 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं चीजें समझने में, इतने में उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। तो सारी करप्शन के रास्ते ब्यूरोक्रेट सिखाते हैं, सारी बदयांतियों के रास्ते। तो ये तो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी वो कर रहे हैं सब कुछ। ब्यूरोक्रेसी हक में फैसला आया, ये तो उन्होंने उनके हक में आया ऑर्डर ही खत्म कर दिया ना। जो कानून बनाया गया था 2020 में, अगरचे को उस कानून में भी खराबियां थी, हर कानून में होती हैं, अल्लाह ताला का तो कानून नहीं है, उसमें भी खराबियां थी कि उसमें आप उससे एक्सप्लॉइट कर सकते थे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उन्होंने उसको चेक करने के लिए कानून बनाया था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब क्या होता है, खुली छूट मिल जाएगी ब्यूरोक्रेसी को। हाँ, मैं बताऊँ कैसे मिल जाएगी छूट से ज्यादा एक और हरकत होगी। 1973 से पहले, 1973 के आइन से पहले, ये जो आइन है पाकिस्तान का, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले जो 1962 का आइन था और 1956 का आइन था, और उससे पहले जो 1935 का इंडिपेंडेंस ऑर्डर था, पाकिस्तान बनने से पहले,
पाकिस्तान बनने से, इन सारों के अंदर एक चीज़ मौजूद थी कि एक ब्यूरोक्रेट को जो कि आज़ादाना तौर पे, ईमानदाराना तौर पे काम करना चाहता था, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हासिल था। कैसे? यानी आप उसको निकाल नहीं सकते थे अच्छा। जब तक आप उसके खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे ठोस सबूत न लेके आए। ठीक, उससे हो तो हुआ ये कि पाकिस्तान की जो सारी तरक्की है उस स्टील फ्रेम की वजह से। देखो दुनिया में ब्यूरोक्रेसी जो है ना, एक स्टील फ्रेम होता है, इसके अंदर होता यह है कि ये मजबूत रहे, हवा आती रहे, ये इसके से गुजरती रहे, ईंटें गिरती रहे, चीजें होती रहे, फ्रेम को फिर दोबारा मजबूत हो, आप दोबारा खड़ा कर लेते। 1960 से 65 तक एक 5 ईयर्स प्लान बना था। ये बनाया था पाकिस्तान की प्लानिंग कमीशन ने, और ये बनाया था महबूबुल हक साहब ने। वो उस वक्त इंचार्ज थे प्लानिंग कमीशन की। तो वो प्लान जो था, उस वक्त साउथ कोरिया जो था वो नया नया अपनी जंग से बाहर निकला था, 12 साल जंग। तो पाकिस्तान आए और उन्होंने आके वो प्लान हमसे ले लिया 1960 में, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने आइन के अंदर तरामीम कर दी। उस वक्त पाक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मौजूद थी। तो उन्होंने कहा 73 से पहले, 1973 से 1960 में आए थे वो, तो 62 में कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 1956 का आइन भी था, ब्यूरोक्रेट। तो उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने कहा इसको तब्दील नहीं करना, बाकी जो मर्जी हो जाए। अच्छा, उनके यहाँ 26 साल में 19 प्राइम मिनिस्टर आए, यानी हर प्राइम मिनिस्टर का 1.25 साल का टेन्योर, इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उन्होंने 8 तरमीमें की, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। उन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट जो है उसको कत्ल कर दिया, वो बकायदा पब्लिक। इसके बावजूद भी उनके यहाँ ये स्टील फ्रेम मौजूद था, इसको उन्होंने ख़राब नहीं किया। उनके यहाँ तरक्की का पहिया चलता रहा। आज वो इस वक्त दुनिया की मेजर इकॉनमी में से एक है साउथ कोरिया। हमने क्या किया, भुट्टो साहब को अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे, भुट्टो साहब ने 2 बहुत जुल्म किए पाकिस्तान के अंदर। एक तो यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए उसने सबसे पहला काम यह किया कि पाकिस्तान की नेशनलाइजेशन कर दी। जिस किसी ने कोई पैसा खर्च करके कारखाना लगाया हुआ था, उसके उससे छीन लिया और उसको ज़मीन पे लेकर। दूसरा, एजुकेशन के साथ भी उन्होंने किया, वो उन्होंने तालीमी इदारे नेशनलाइज कर दिए, उनका मयार इतबा हो गया। वो जो एक ज़माने में डेडिकेटेड लोग थे, जो कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन चलाते थे, जिंदा डिग्री कॉलेज चलाते थे, जिनाब मुस्लिम इस्लामिया कॉलेज सियालकोट चलाते थे, वो सारे घरों में बैठ गए। स्ट्रक्चर दोबारा आयरन जैसा लेकिन इसने क्या किया, भुट्टो ने जो सबसे बड़ी ज्यादती की, उसने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी खत्म कर दी जो आइन में मौजूद थी, जो ब्यूरोक्रेट को दी गई थी। ब्यूरोक्रेट को दी गई। अब क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेट जो था वो एट द स्वीट विल ऑफ द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान हो गया। वो जब चाहता था उसको कान से पकड़ के निकाल सकता था। हमें ऑर्डर दिया जाता था, जो मिलता था, हम जब सिविल सर्विस में आए थे तो हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर मिलता था, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान नीचे योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट लेके भेजता था कि मैं आपका बड़ा खादम हूँ, आप तशरीफ लाएं हमारी नौकरी के अंदर। लेकिन वो जब चाहे आपको निकाल सकता था। उसके बाद 73 के इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी 22 अमेंडमेंट्स हुई हैं, तकरीबन 150-200 अमेंडमेंट्स हुई हैं एक किस्म की मिला के, क्योंकि एक अमेंडमेंट ने 50 अमेंडमेंट भी हैं। हुलिया बिगाड़ दिया, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं दी ताकि वो कान से पकड़ के हम कभी भी निकाल सकते हैं। अब वो वापस आ गया है आज के बाद। एक तो ये वापस आ गया। दूसरा, इमरान खान साहब ने भी कोई बहुत कर्म नहीं किया, उन्होंने भी इसको वापस नहीं किया। उनको डराया हुआ था ये शेर हो जाएंगे, ये कर देंगे। उसने बहरहाल चेक करने के लिए कि इनको करप्शन को चेक करने के लिए उनको कम से कम जैसे कहते हैं प्रमोशन बार, जैसे हर दुनिया में, हर मुल्क में होती है, दुनिया की हर कंपनी में होती है कि कैसे प्रमोशन, उसने उसको नाफज किया था और उसके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन का कि इसको ये 20 ग्रेड से ज़्यादा जाने के काबिल है कि नहीं है। अच्छा। ये 19 ग्रेड से ये वो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। और अब हो रहा है कि सारी इंक्वायरियां जितनी चल रही थी कि तुमने फलां जगह ज्यादती की, तुमने ये किया, तुमने पैसे बनाए, वो सब खत्म हो गया। इसमें हो क्या रहा है, ये इतने शेर हो गए हैं कि एक ग्रुप जो है वो जब बरसेदार आता है तो दूसरे की ऐसी तैसी फेरता है। पीपल पार्टी वाला आता है तो नून लीग की ऐसी फेरता है, नून लीग वाला आता है तो पीपल पार्टी वाले की ऐसी तैसी फेरता है। पीपल पार्टी के ईमानदार, पीटीआई को भूल रहे हैं आप? पीटीआई तो बना नहीं ना अब तक ग्रुप। अच्छा, 2-3 साल में ग्रुप नहीं बनते ना, ग्रुप बनते लंबे काम से। पीटीआई जब बनाने के चक्कर में से आपने निकाल दिया, 3 साल में ग्रुप नहीं बनते। तो ब्यूरोक्रेट तो मतलब वो है जो कि 15-15 साल एंगेजमेंट रखती है। ये ऐसी हसीना है, ये तो बहुत एंगेजमेंट्स के बाद पता चले देती है कि मैं किसके साथ हूँ। ये तो कमाल के लोग होते हैं। आप खुद सोचे ना, सलमान फारूकी एक जगह पे, ठीक है, उस्मान फारूकी, सलमान तो उसके वालिद थे, शर्मिला जो स्टील मिल के चेयरमैन। उस्मान फारूकी बेनज़ीर का भी ब्लू आइड बॉय होता है, और उसका भी ब्लू आइड बॉय है अपना, क्या नाम है, नवाज शरीफ का भी।
क्योंकि उस हाफा तो वो उनको काम करने वाले बंदे चाहिए इस तरह और बहुत सारे के सारे सईद महदी साहब दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे सीनियर रहे हैं हमेशा से, लेकिन 3 साल के अंदर ग्रुप बनाने की कोशिश की थी उसने भी। आजम खान को सेक्रेटरी लगाया, आजम खान ने अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बन नहीं पाया। अभी जैसे कहते हैं बट्टी में गारे में, जैसे कहते हैं ना, वो अभी उसमें आबो गिल में था अभी ना सारा मामला वो लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी ज्यादती ये हुई है कि इसका मतलब ये है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की कोशिश करेगा, जब भी इनको हाथ डालने की कोशिश करेगा, ये अगले बंदे से आके अपना सारा मामला वापस करवा देंगे। मुशर्रफ ने नैब बनाया, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी बाद में उसकी, पूरे कानून का तहस कर दिया। याया खान भुट्टो ने 1400 निकाले, ठीक है। अच्छा। इन्होंने उसके बाद जो फिर दोबारा ज़िया-उल-हक आया तो फिर सारे जिस तरह वो लुडियाँ डालते वापस आए हैं, सबको पता है। अयूब खान ने 303 निकाले, जिसमें वो याया खान निकाले थे, वो क्या नाम था, मुस्तफा ज़ैदी मरहूम भी थे सबके। उसके बाद जो फिर इन्होंने उसके बाद तवाइफुल मलूकी की, जो याया खान को फेल किया, ये बड़े कमाल लोग हैं। ये ऐसी कमाल इलास्टिक के बने हुए हैं कि आप इनका इलास्टिक खींच के वो दरवाजे तक ले जाएं, ऐसे ढीले करेंगे वापस के बाद कुर्सी इलास्टिक आ जाएगा। तो ये असल में ये पाकिस्तान का बड़ा तारीख दिन है आज, और ब्यूरोक्रेसी के लिए जश्न का दिन है। अच्छा। और हर उस बदयानत के लिए जश्न का दिन है कि जो समझता है कि मेरी बदयानती को किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। इमरान खान पकड़ना चाहेगा तो मैं नवाज शरीफ से बच जाऊँगा, नवाज शरीफ पकड़ना चाहेगा तो मैं जरदारी से बच जाऊँगा, जरदारी पकड़ना चाहेगा तो कोई जर्नैल मेरे रेस्क्यू में आ जाएगा। ये वो लोग हैं, इनकी वजह से ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। चलें जी, इस पर औरिया मकबूल जान साहब की राय आपने सुनी। इसके बाद अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।